Hello everyone, my name is Mehul Singhal and my roll number is 316. Today in this video we will discuss about transaction value of supply of goods and service. So let's begin with this video. In this video we will discuss how the value of taxable supply of goods or service or both is determined, as such value is the value on which GST rate will be applied to calculate the amount of goods or service tax to be charged on a taxable supply. Let's have an overview of Section 15 of CGST Act 2017. Section 15 of CGST Act 2017 provides the guidelines for determining the value of taxable supply of goods or service or both, which is normally transaction value. However, in certain cases, the value of taxable supply is determined under Chapter 4 of CGST rules. बेसिकली सेक्शन 15 हमें हेल्प करता है उस वैल्यू को कैलकुलेट करने में जिस पे हम रेट ऑफ टैक्स लगा के ये पता लगा सके कि कितना हमें टैक्स पे करना है एक स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पे, जिसको हम इस सेक्शन के अंडर नॉर्मली ट्रांजैक्शन वैल्यू कहेंगे। लेकिन कुछ केसेस में हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करने में के लिए। उन केसेस में हम जो टैक्सेबल वैल्यू है वो डिटरमाइन करेंगे अंडर चैप्टर 4 ऑफ सीजीएसटी रूल्स के अंडर। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 provides that the value of supply of goods or service or both shall be the transaction value. इसका मतलब है अगर कोई भी ट्रेड होता है एक बायर और सेलर के बीच में, जो वैल्यू या फिर प्राइस जिस पे दोनों पार्टीज ने एग्रीड करा है ट्रेड करने को, वो जो प्राइस और वैल्यू होगी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और उसी पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। इसका मतलब है जो प्राइस जो सेलर और बायर के बीच में एग्रीड हुआ है वो प्राइस हम ट्रांजैक्शन वैल्यू की तरह लेंगे। अब वो प्राइस या तो वो पेड हो चुका है या फिर पेएबल है नियर फ्यूचर में। एक वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी एक्सेप्टेबल होगी जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन, वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। इसका मतलब है सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में कोई भी रिलेटेड पार्टीज का रिलेशन ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन इज द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। इसका मतलब है जो भी वैल्यू या फिर प्राइस एग्रीड हुआ है सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में वो ही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए सप्लाई के लिए। अगर कोई भी एडिशनल कंसिडरेशन प्रोवाइड करी जा रही है तो उस वैल्यू को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ पर भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है वो वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और उसी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। बिफोर वी मूव अहेड, लेट अस डिस्कस व्हाट रिलेटेड पार्टीज मीन। पर्सन्स इंक्लूडिंग लीगल पर्सन्स शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टीज इफ दे आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। इसका मतलब है कि वो डायरेक्टर है या फिर ऑफिसर है एक दूसरे के बिजनेस में। सेकेंड कंडीशन, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स इन बिजनेस। इसका मतलब है कि वो लीगली रिकॉग्नाइज करे जाते हैं एज पार्टनर किसी भी बिजनेस के अंडर। थर्ड, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कोई भी एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है। फोर्थ, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब है एक बंदा दूसरे बंदे को कंट्रोल कर रहा है, या तो वो कंट्रोल डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली। फिफ्थ कंडीशन, they are the members of the same family. Sixth condition, one of them is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire of the other. Seventh condition, third person controls both of them either directly or indirectly. मतलब वो दोनों बंदे किसी थर्ड पर्सन के कंट्रोल के अंडर है। एथ कंडीशन, both together controls a third person. इसका मतलब है कि दोनों इकट्ठे होकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं और वो कंट्रोल या तो डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है। और लास्ट कंडीशन वो है थर्ड पर्सन और कंट्रोल्स और होल्ड्स और ओन्स मोर देन 25% ऑफ शेयर्स और स्टॉक और बोथ ऑफ। ये थी हमारी 9 कंडीशंस।
अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो दोनों पार्टीज रिलेटेड पार्टीज कहलाएंगी इस एक्ट के पर्पस के लिए। द नेक्स्ट स्लाइड इज इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। द ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हमने पहले ही डिस्कस करी है सेक्शन 15(1) के अंडर, अब उसमें क्या क्या और ऐड करेंगे जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट कर सके, वो डिफाइन करी गई है सेक्शन 52 के अंडर। अब सेक्शन 52 कहता क्या है? सेक्शन 52 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग आइटम्स विच शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वो आइटम्स क्या क्या है देखें। Any taxes, duties, cess, fees, and other charges other than CGST, SGST, UTGST, and GST composition cess. Second, payment to third parties. Third, incidental expenses. Fourth, interest expense. And fifth, subsidy. ये थी 5 आइटम्स जो कि हम इंक्लूड करेंगे वैल्यू सप्लाई के अंडर ताकि हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू पता चल सके। अब हम इन 5 आइटम्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कब वैल्यू सप्लाई के अंडर इंक्लूड होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है कि इनमें से कोई भी आइटम अगर वैल्यू सप्लाई में पहले से इंक्लूडेड है तो उसे हम वापस से इंक्लूड नहीं करेंगे। The first item is taxes. Any tax, duties, cess, fees, and charge levied under any statute shall be included in the value of supply. इसका मतलब है कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस या फी जो भी हम पे करते हैं किसी भी स्टैच्यू और या लॉ के अंडर वो हम इंक्लूड करेंगे अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंडर। However, taxes levied under CGST Act, SGST Act, UTGST Act, GST, Compensation to States Act shall not be added if these taxes are not charged separately. इसका मतलब है कोई भी हम सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी या फिर कोई भी जीएसटी कंपनसेशन सेस पे करते हैं वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी वैल्यू सप्लाई के अंडर। ये स्पेसिफिक टैक्स हम तब तक इंक्लूड नहीं करेंगे जब तक सेलर रिसिपिएंट से इनसे चार्ज ना करे सेपरेटली। इसका मतलब वो अपनी प्राइस में इन टैक्सेस को इंक्लूड ना करे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर मोदी owns a residential flat. It is given on rent to Mr. Irwin, rent being 20,000 rupees per month. Beside rent, Mr. Modi recovers a house tax of rupees 5,000 from Mr. Irwin. Taxable value of supply in this case will be rupees 2,45,000. That is rent for the whole year, which will be 2,40,000 plus house tax rupees 5,000. इस केस में मिस्टर मोदी ने मिस्टर अरविंद से रेंट के साथ साथ हाउस टैक्स भी लिया। अब हाउस टैक्स जीएसटी के अंडर नहीं आता है तो वो हाउस टैक्स हम अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे ताकि हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू पता चल जाए। जैसे इस केस में 5,000 रिकवर करा था हाउस टैक्स तो हम 2,40,000 जो कि हमारे पूरे साल का रेंट है उसमें ऐड करेंगे और जो 2,45,000 होगा वो होगी हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कोई भी टैक्स जो जीएसटी के अंडर नहीं आता वो हम इंक्लूड करेंगे अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंडर। द नेक्स्ट आइटम इज पेमेंट टू थर्ड पार्टीज। एनी अमाउंट दैट द सप्लाई इज लायबल टू पे in relation to a supply but which has been incurred by the recipient of the supply shall be included in the value of supply. Sometimes the supplier may need to incur certain expenses in order to make a particular supply. Normal course में he would pay this amount and such amounts will form part of the value वो जो चार्ज करेगा कस्टमर से। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कस्टमर डायरेक्टली पे कर दे सच लाइबिलिटीज़ को थ्रू द थर्ड पार्टीज। अब वो जो भी पेमेंट करेगा वो फॉर्म पार्ट होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंडर। However, there are 3 conditions to include such payments in the value of supply. The first condition, the payment shall be in relation to the supply. Second, the supplier must be in the contractual liability to pay such payments. Third condition is that such payments are not included in the price actually paid or payable for the goods or service. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बीबी बेस कॉन्ट्रैक्ट्स विद चावला कॉर्पोरेशन टू कंडक्ट अ डील डिस्प्यूट। बीबी बेस also contracts with vendors to deliver water, soft drinks, audio system, projector, catering, etc. at a venue at stipulated price on stipulated date. However, Chawla Corporation
makes payment on behalf of BB based on bill raised by soft drink vendors on the date of delivery. Such amount will be included in the value service provided by BB based to Chawla Corporation for the payment of GST. बेसिकली जो भी चावला कॉर्पोरेशन ने पेमेंट करी है सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर्स को, जो कि बीबी बिस को पे करना था, वो हम पेमेंट में इंक्लूड करेंगे वैल्यू सप्लाई के अंडर. The next item is incidental expenses. Incidental expenses such as commission and packing charged by the supplier to the recipient of a supply shall be included in the value of supply. Basically जो भी incidental expenses जो भी सप्लाई से रिलेटेड थे एंड सप्लायर ने चार्ज करे रिसिपिएंट से, वो सब हम इंक्लूड करेंगे वैल्यू सप्लाई में. जैसे कमीशन पे करा किसी एजेंट को जो कि सप्लाई से रिलेटेड था, या फिर कोई भी पैकिंग चार्जेस पे करे जो कि सप्लायर ने चार्ज कर रिसिपिएंट से, वो सब इंक्लूड करेंगे हम वैल्यू सप्लाई के अंडर. दिस ऑल्सो इंक्लूड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर in respect of supply of goods or service at the time or before the delivery of goods or service. बेसिकली जो भी सप्लायर ने चार्ज करा किसी भी सर्विस के लिए जो उसने प्रोवाइड करा है या तो बिफोर या डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विस के टाइम पर, वो सब इंक्लूड करेंगे वैल्यू सप्लाई में. जैसे कि डिलीवरी चार्जेस हो गए हमारे, सर्टिफिकेशन चार्जेस हो गए, इंस्पेक्शन चार्जेस हो गए, वेटिंग चार्जेस हो गए, ये सब हम वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करेंगे. लेकिन ये सब सर्विस पहले होनी चाहिए या फिर डिलीवरी के टाइम पे पूरी हो जानी चाहिए, और ये सप्लायर ने जो बायर है उससे चार्ज करने ज़रूरी है, तभी हम इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद इन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मिस्टर मुकेश अंबानी परचेज्ड एन एयर कंडीशनर फ्रॉम विजय सेल्स लिमिटेड for ₹30,000 on the date of delivery. Vijay Sales Limited delivers the air conditioner and also charge packing, installation and delivery charges from Mr. Mukesh. The transaction value in such case would be the price of air conditioner, that is ₹30,000 plus the incidental charges charged by the Vijay Sales Limited from Mr. Mukesh. जो भी मिस्टर मुकेश ने पे करा है एयर कंडीशनर के लिए, और साथ ही साथ जो भी पैकिंग, इंस्टॉलेशन या फिर डिलीवरी चार्जेस भी पे करे हैं, वो सब हम इंक्लूड करेंगे वैल्यू सप्लाई के अंडर. द नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसेशन फॉर एनी सप्लाई शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. इसका मतलब है कोई भी सप्लायर अगर कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी चार्ज करता है बायर से किसी भी लेट पेमेंट के लिए, तो वो हम इंक्लूड करेंगे अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर. क्योंकि ये इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एक तरह से एडिशन है टू द मेन वैल्यू ऑफ सप्लाई में. सेम रेट ऑफ टैक्स एज एप्लीकेबल ऑन द मेन सप्लाई शैल बी एप्लीकेबल ऑन सच चार्जेस एज वेल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Yogesh supplies a cloth priced ₹2,000 for a credit period of 1 month for the payment. Thereafter, interest shall be leviable at 12% per annum. The payment is received by Mr. Yogesh after lapse of 2 months from the date of supply. The amount of interest chargeable for such late payment shall be ₹20. Such interest shall be added to the value and the transaction value shall be ₹2,020, assuming the interest to be exclusive of GST. जो मिस्टर योगेश था उसने क्रेडिट पीरियड तो दिया था 1 महीने का, लेकिन उसे पेमेंट मिली 2 महीने बाद. जो 1 महीने का लेट पेमेंट था उस पर इंटरेस्ट जो लगा वो था ₹20. अब जो भी ₹20 था वो मेन वैल्यू सप्लाई में ऐड हो जाएगा. लेकिन अगर जो ₹20 में कोई भी GST अगर घटा रखा है तो उसको हम ऐड करेंगे, मतलब उसको क्रॉस अप करेंगे और तब उसे हम वैल्यू सप्लाई में ऐड करेंगे, ना कि उसकी नेट अमाउंट को हम इंक्लूड करेंगे. द नेक्स्ट एंड द लास्ट आइटम इज सब्सिडी. सब्सिडी इज द सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस लो. बेसिकली सब्सिडी एक सम ऑफ मनी होता है वो जो कि हम किसी प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चर, ट्रेडर को देते हैं ताकि वो अपने गुड्स और सर्विस के प्राइस को लो रखे और ताकि लोग उसे खरीद सके. अब सब्सिडी वैल्यू सप्लाई में कब इंक्लूड होगा? जब सब्सिडी डायरेक्टली लिंक होगा प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज में. मतलब जो सब्सिडी मिली है वो डायरेक्टली लिंक्ड होनी चाहिए प्राइस से ऑफ गुड्स और सर्विस. अगर कोई भी हम मशीन खरीदते हैं और उस मशीन पे हमें कोई सब्सिडी मिलती है तो उस सब्सिडी को हम अपनी जो फाइनल आउटपुट है
उसके प्राइस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे ताकि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल सकें। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर कोई भी सब्सिडी हमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट देती है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू में। अब इस आइटम को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अ सेलर सप्लाइज नोटबुक टू चिल्ड्रन ऑफ ए NGO at the rate rupees 50 per notebook on behalf of a company. A company uses its CSR fund to pay the seller rupees 30 so that the notebook could be purchased for rupees 20. Since the subsidy given to seller is a non-government subsidy, the same shall be excluded, and the rupees 50 per notebook shall be considered as the value of supply. However, if such subsidy was given by the government, then the same shall be valued at rupees 20. अब इस केस में जो सेलर था उसे नोटबुक जो सप्लाई कर रहा था वो था 50 रुपीज़ पे, लेकिन कंपनी ने अपनी CSR फंड से कहा कि हम सेलर आपको 30 रुपीज़ दे देंगे हर एक नोटबुक के, आप बाकी बच्चों से बस 20 रुपये चार्ज करें। अब जो भी सब्सिडी दी गई थी सेलर को वो एक तरह से नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी थी, तो वो हम सब्सिडी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू में से, उसको उल्टा हम प्लस करेंगे वैल्यू सप्लाई में। मतलब जो भी ₹50 थी वो हमारी हो जाएगी वैल्यू सप्लाई। लेकिन अगर वो सब्सिडी किसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करी गई होती तो हम उस सब्सिडी को डिडक्ट करते वैल्यू सप्लाई में, मतलब हम सिर्फ ₹20 ही लेते वैल्यू सप्लाई को ताकि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल सके। Till now, we have discussed the items to be included in the transaction value. Now, in this slide, we shall discuss the items which should be excluded from the transaction value, which is covered under Section 15, subsection 3. Section 15, subsection 3 provides that the value of supply shall not include any discount under the following cases. Discount which is allowed before or at the time of supply and shown in the invoice. इसका मतलब है जो भी डिस्काउंट या तो पहले या एट द टाइम ऑफ सप्लाई पे दिया गया हो और जो कि इनवॉइस जो भी इशूड किया गया है सप्लाई से रिलेटेड उसमें हम आइडेंटिफाई कर सके उस डिस्काउंट को, वो हम डिस्काउंट हम अपनी वैल्यू सप्लाई में से डिडक्ट कर देंगे। द नेक्स्ट केस इज़ व्हेन द डिस्काउंट इज़ अलाउड आफ्टर द सप्लाई हैज़ बीन इफेक्टेड। इसका मतलब जब सप्लाई हो गई है उसके बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है तो तब हम उसको डिडक्ट करेंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहली, सच डिस्काउंट इज अंडर एन एग्रीमेंट एंटर इनटू, मतलब बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी था उस डिस्काउंट से रिलेटेड, और जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है वो जो भी रेलिवेंट इनवॉइस है उससे हम लिंक कर पा रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रपोर्शन इनकम टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट। जो भी बायर था उसने GST पे करा होगा ऑन द क्रॉस वैल्यू जो भी स्पेसिफाइड होगी इनवॉइस पे। अब जब क्रेडिट नोट इशूड करेगा सप्लायर फॉर द डिस्काउंट के लिए तो बायर को ज़रूरी है कि वो रिवर्स करे जो भी उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, वरना सप्लायर जो भी डिस्काउंट उसने प्रोवाइड करा है वो अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट नहीं कर पाएगा। इस Now let us understand this with the help of an example. X Limited, a cookies manufacturing company in Pune, generally gives a trade discount of 20% on the list price. During the December 2019, it offers Christmas discount of 10% in addition to the normal discount. A Limited, one of the distributors, purchases 1000 packets of oatmeal cookies, list price 40 rupees per packet on November 30th, 2019, and 2000 packets on the same cookies on December 1, 2019. GST rate is 18%. बेसिकली इस केस में एक्स लिमिटेड एक कुकीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ट्रेड डिस्काउंट देती है 20% पे ऑन द लिस्ट प्राइस पे। अब दिसंबर में उसने एक डिस्काउंट दिया स्पेशल 10% का जो कि एडिशन था नॉर्मल डिस्काउंट पे। ए लिमिटेड एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि एक्स लिमिटेड से कुकीज़ खरीदता है, उसने 1000 पैकेट खरीदे ओटमील के 40 रुपये पर पैकेट और नवंबर 30 को, और 2000 पैकेट्स खरीदे सेम कुकीज़ के दिसंबर 1 को, और GST रेट है 18%। अब ए लिमिटेड ने जो पैकेट्स खरीदे थे नवंबर 30 को उनकी परचेज प्राइस हो गई 40,000 रुपीज़, वो निकली है हमारी 1000 पैकेट्स इंटू ₹40 पर पैकेट से। अब जो कि ट्रेड डिस्काउंट है जो एक्स लिमिटेड नॉर्मली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है जो 20% पे, वो हम डिडक्ट करेंगे 40,000 में से ताकि हमें टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई आ जाए जो कि है 32,000। अब उस पर हम अपना GST लगाएंगे 18% और टोटल हमारा आ जाएगा 37,760 रुपीज़।
अब जो दिसंबर 1 को पैकेट्स खरीदे थे ए लिमिटेड ने 2000, अब उन पे दो तरह के डिस्काउंट लगेंगे। एक ट्रेड डिस्काउंट 20% पे जो नॉर्मली लगता है, और एक लगेगा स्पेशल डिस्काउंट जो एक्स लिमिटेड ने अनाउंस करा था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जो कि 10% पे। अब इन दोनों डिस्काउंट को हम डिडक्ट करेंगे अपनी परचेज प्राइस में से, और वो आ जाएगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई, जो कि है 56,000, जिस पे 18% जीएसटी लगकर टोटल आ जाएगा 66,080। अब हमने स्पेशल डिस्काउंट नवंबर 30 वाले परचेज पे इसलिए डिडक्ट नहीं करा क्योंकि ये उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब एक्स लिमिटेड ने कुछ ऐसा अनाउंस ही नहीं करा था जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कि थी कि दोनों बायर और सेलर के बीच में एग्रीड होना चाहिए पहले से, और जो कि एग्रीड नहीं था। The next slide is how to determine value of supply when valuation under aforesaid provision is not possible. बेसिकली जो भी हम वैल्यू निकाल रहे थे सेक्शन 15(1) के अंडर, अगर कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम वैल्यूएशन नहीं निकाल पा रहे सेक्शन 15(1) के अंडर, तो हम वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे उन सप्लाईज की सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 के अंडर। चलिए अब देखते हैं सबसेक्शन 4 क्या कहता है। If supply is made solely for non-monetary consideration or for part monetary consideration or involving additional consideration or to related parties, then subsection 4 or section 15 read with those shall apply for determining the value. बेसिकली सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई भी सप्लाई किसी भी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए करी जा रही है, या फिर कोई भी पार्ट मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए, मतलब आधा मनी आधा नॉन मॉनेटरी, या फिर कोई एडिशनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है जो पता नहीं है, और लास्ट कंडीशन ये है कि किसी रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में होती है सप्लाई, देन सब सेक्शन 4 और सेक्शन 15 हम अप्लाई करेंगे, और हम उसको रूल्स जो CGST रूल्स के अंडर है वो अप्लाई करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द सच सप्लाई। Further, Section 15, subsection 5 provides in case of certain notified supplies, the value shall be determined in manner as stipulated in the rules for valuation. बेसिकली जो सबसेक्शन 5 है सेक्शन 15 का, वो कहता है कि सर्टेन नोटिफाइड सप्लाईज के केसेस में जो वैल्यू होगी जो डिटरमाइन करनी है वो बताएगा सबसेक्शन 5 प्लस जो रूल्स होंगे उसके अंडर, उसको यूज़ करके हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई उन सर्टेन नोटिफाइड केसेस की। So this was the brief description about how the transaction value of supply of both goods and service is calculated. I hope you enjoyed watching this video and learned a lot. Thank you.